समाचार पत्र, रेडियो एवं अन्य जनसंचार माध्यमों की तरह दूरदर्शन भी एक जनसंचार माध्यम है। हमारे देश में दूरदर्शन की स्थापना 15 सितंबर 1959 को हुई और तब से लेकर के दूरदर्शन, यानी हम टेलीविज़न की बात कर रहे हैं, टेलीविज़न ने काफ़ी उन्नति की। लेकिन जब इसकी स्थापना हमारे देश में की गई तो इसका प्रमुख उद्देश्य शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए था। लेकिन धीरे धीरे दूरदर्शन का जो विस्तार है वो चौतरफा होता गया और दूरदर्शन आज की तारीख में, वर्तमान समय में, केवल शिक्षा के लिए ही नहीं, मनोरंजन और सूचना प्रसारण के लिए बखूबी कार्य कर रहा है। यहाँ पर हम दो शब्दों में विभेद करना उचित समझते हैं। जब हम दूरदर्शन की बात कर रहे हैं तो उसके दो अर्थ लगाए जा सकते हैं। एक तो हमारे भारतीय परिवेश में, हमारे देश में दूरदर्शन एक संस्था का नाम है, एक संगठन का नाम है, और दूरदर्शन दूसरे अर्थ में टेलीविज़न का संदर्भ लिए हुए है, एक यंत्र का नाम है, एक यांत्रिक प्रणाली का नाम है जो दूर दराज से चित्रों को एकत्रित करके दूर दराज तक पहुंचाने का कार्य करता है। हम दोनों का संदर्भ लेते हुए यहाँ पर बात करना चाहेंगे। विशेष करके हमारे देश में जहाँ पर दूरदर्शन एक संगठन के बतौर कार्य कर रहा है और बहुत सारे दूरदर्शन के चैनल्स हैं, इसके अलावा बहुत सारे दूसरे टेलीविज़न के चैनल्स हैं जो पूरे देश को कवर किए हुए हैं और देश के कोने कोने तक सूचनाओं को, मनोरंजन को और शिक्षा को पहुंचाने का कार्य बखूबी कर रहे हैं। यहाँ पर मैं आपका ध्यान उस तरफ लाना चाहूँगा जहाँ पर कि दूरदर्शन के राष्ट्रीय प्रसारण की बात करते हैं हम। अक्सर आपने डीडी नेशनल पर ये शब्द सुनते हुए कुछ कैप्शंस भी आपने देखा होगा, कुछ लिखी हुई बात भी आपने देखा होगा, जैसे राष्ट्रीय प्रसारण की बात कहते हैं, राष्ट्रीय प्रसारण की बात होती है। उसका समय भी निर्धारित होता है और वो बताया भी जाता है, उसकी सूचना भी दी जाती है कि इस समय हमारा राष्ट्रीय प्रसारण शुरू होगा। कुछ चैनल्स ऐसे हैं हमारे देश में जो ये बात बताते तो नहीं हैं कि यह राष्ट्रीय प्रसारण है अथवा नहीं, लेकिन वह देश के काफ़ी हिस्से तक अपनी बात को, अपने दृश्यों को पहुंचाने का कार्य करते हैं। जब हम राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारण की बात करते हैं तो निश्चित रूप से एक बात मन में उभर करके आती है कि ये राष्ट्रीय प्रसारण किस भाषा में हो। निश्चित रूप से जब हम राष्ट्रीय प्रसारण की बात करते हैं तो हिंदी भाषा सबसे पहले उभर करके सामने आती है, क्योंकि हिंदी माध्यम से जब भी हम किसी बात को पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो हम देश के अधिकांश हिस्सों तक, अधिकांश जनता तक पहुंच पाते हैं। हमारे देश के कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर हिंदी संभवतः उतनी प्रचलित नहीं है। वहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं आमतौर पर संप्रेषण का साधन हैं, विशेष करके दक्षिणी भारत में। वहाँ पर हमारे लिए लिंक भाषा के रूप में अंग्रेजी प्रयोग में लाई जाती है। लेकिन इतना मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि देश के अधिकांश भागों में कुछ एक स्थानों को छोड़ दें, कुछ क्षेत्रों को छोड़ दें, तो अधिकांश क्षेत्रों में हिंदी भाषा सूचनाओं को लेकर के लोगों तक पहुंचाने का कार्य आसानी से कर सकती है और कर रही है। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य और दूरदर्शन
का क्या रिश्ता है? क्या दूरदर्शन ने हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार के लिए कोई कार्य किया है? आइए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। जहां तक दूरदर्शन के कार्य क्षेत्र का प्रश्न है, दूरदर्शन अन्य जन संचार माध्यमों की तरह मुख्य रूप से 3 कार्य करता है। मनोरंजन का कार्य करता है, सूचना प्रसारण का कार्य करता है और शिक्षा देने का कार्य करता है। मनोरंजन के लिए बहुतेरे प्रकार के कार्यक्रम दूरदर्शन खुद बनाता है अथवा दूसरे के कार्यक्रमों को लेकर के प्रसारित करता है। जैसे फिल्में, जो फीचर फिल्में बनती हैं, उनको बनाने के दूसरे संगठन हैं, दूसरी संस्थाएं हैं, लेकिन दूरदर्शन उसको अपने यंत्रों के मुताबिक ट्रांसफ़र करके, उसको स्थानांतरित करके टेलीविज़न पर फीचर फिल्मों का प्रसारण करता है। तो ये बात मनोरंजन के अंतर्गत आती है। आइए थोड़ा ये देखने का प्रयास करें कि दूरदर्शन किन किन कार्यक्रमों के जरिए हिंदी की सेवा कर रहा है। सबसे पहले हम लेते हैं फिल्मों का माध्यम। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि फिल्मों को दूरदर्शन के यंत्रों के मुताबिक स्थानांतरित करना संभव है। फिल्म के टेक्निकल जो यंत्र हैं वो अलग हैं और टेलीविज़न के अलग हैं। तो जब फिल्मों के यंत्रों से फिल्मों को ट्रांसफ़र करके दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित किया जाता है तो फिल्में लोगों तक पहुंचती हैं। यहाँ पर मैं कुछ एक फिल्मों का नाम लेना चाहूँगा जो कि साहित्य आधारित हैं, हिंदी के ग्रंथों पर आधारित हैं और साहित्यकारों द्वारा लिखे गए नाटकों, उपन्यासों पर आधारित हैं। अगर हिंदी फिल्मों को वर्गीकृत किया जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि कुछ फिल्में ऐसी हैं जो इतिहास आधारित हैं, ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म आई जोधा अकबर। जोधा अकबर का मूल तत्व जो है वो ऐतिहासिक है। इसी तरह से बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जो पौराणिक हैं, जो देवी देवताओं से संबंधित कहानियों पर आधारित है। वो किसी भी धर्म के देवी देवता हो सकते हैं। तो दूसरी कैटेगरी ये है। तीसरी कैटेगरी अगर आप ये देखेंगे फिल्मों की तो एक सामाजिक संदर्भ है फिल्मों का, जो समाज आधारित हैं, समाज की बातों को, समाज के मूल्यों पर फिल्में बनाई गई हैं। चौथी कैटेगरी अगर आप देखें तो एक परिवार को लेकर के है, पारिवारिक फिल्में जिसे हम कहते हैं। तो विभिन्न कैटेगरीज में, विभिन्न श्रेणियों में फिल्मों को विभाजित किया जा सकता है। लेकिन बहुत सारी फिल्में ऐसी हैं जिनकी पटकथा लेखक ने कल्पनात्मक रूप में लिखा है, उसका कोई ऐतिहासिक, पौराणिक या कोई और संदर्भ नहीं मिलता है। लेकिन बहुत कुछ फिल्में ऐसी हैं जिनका कि हमें ऐतिहासिक और सामाजिक संदर्भ मिलता है और उसके जो कहानी है उसके लेखक भी हमको दिखते हैं। जैसे एक फिल्म हम आपके सामने उसका नाम लेना चाहेंगे, तीसरी कसम। तीसरी कसम फिल्म फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित कहानी तीसरी कसम पर आधारित है। इसी तरह से आपको बहुत सारी फिल्में देखने को मिलेंगी जो कि उपन्यासों पर आधारित है, कहानियों पर आधारित है। जब ये फिल्में लोगों तक पहुंचती हैं तो निश्चित रूप से लोग साहित्यकारों द्वारा लिखी गई कहानियों और उपन्यासों को बड़े आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। फिल्मों के अलावा टेलीविज़न पर अगर आप देखें तो आपको नाटकों का भी दर्शन होगा। हिंदी के नाटक देखने को मिलते हैं, आपको क्षेत्रीय बोलियों के भी नाटक देखने को मिलेंगे। जैसे भोजपुरी में जो नाटक की शैली है वो नौटंकी है। आप टेलीविज़न पर कभी कभी जो है देखेंगे कि नौटंकी से संबंधित या नौटंकी आधारित नाटक प्रसारित किए जाते हैं। तो जहां एक तरफ
नाटक में दी गई विषय वस्तु लोगों तक पहुंचती है, वहीं दूसरी तरफ हिंदी और हिंदी से संबंधित जो बोलियां हैं उनसे भी लोगों का परिचय होता है, उनसे भी लोगों की मुलाकात होती है। आगे चलते हैं तो आप देखेंगे कि दूरदर्शन पर, चाहे वो भारत का दूरदर्शन हो जो डीडी नेशनल है या और उसके कोई चैनल हैं, या किसी अन्य प्राइवेट चैनल के माध्यम से लोकगीतों का भी प्रसारण होता है। बहुत सारे लोकगीतों की रचना साहित्यकारों ने किया है। मैं आपको नाम लेना चाहूँगा, भोजपुरी के एक कवि थे, रचनाकार थे, भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर ने बहुत सारे लोकगीतों की रचना किया, और जब कोई व्यक्ति इन गीतों को गाता है और दूरदर्शन के लोग, टेलीविज़न के लोग, चाहे जो भी चैनल हो, इन पर कोई कार्यक्रम बनाते हैं और उनका प्रसारण करते हैं, तो निश्चित रूप से इन लोकगीतों से लोगों की मुलाकात होती है। लोग इन लोकगीतों का आनंद उठाते हैं, साथ ही साथ इन बोलियों को जानने का प्रयास करते हैं। इसी तरह आगे चलें तो आपको दूरदर्शन पर बहुत सारे धारावाहिकों का भी दर्शन हुआ होगा। विशेष करके मैं यहाँ पर नाम लेना चाहूँगा महाभारत और रामायण का। महाभारत और रामायण की कथा, जैसा कि आप जानते हैं, रामायण की कथा, जिसमें राम की कथा महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है संस्कृत में, और रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, और भी बहुत सारे राम की कथा को और विभिन्न भाषाओं में लिखा गया है, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। लेकिन जब रामायण नाम का धारावाहिक आता था दूरदर्शन पर, तो मैं आपको बताऊं कि लोग सड़कों पर नहीं नजर आते थे। लोग टेलीविज़न के सामने बैठे हुए उस धारावाहिक का आनंद उठाते थे। वही स्थिति महाभारत की रही। कहने का मतलब यह है कि रामायण और महाभारत की कथा वस्तु जो साहित्यकारों ने लिखा है, उन पर आधारित जब धारावाहिक बना और उसका प्रसारण हुआ, तो निश्चित रूप से लोग इन धारावाहिकों के माध्यम से जो कथा वस्तु लिखी गई है, जो विषय वस्तु इसकी है, जो कहानी है, वो काफ़ी हद तक लोगों तक पहुंची। और जो लोग रामायण और महाभारत की कथा से कम परिचित थे, वे भी काफ़ी हद तक परिचित हुए। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मैला आंचल फलेश्वरनाथ रेणु का एक उपन्यास है, उस पर भी आधारित एक धारावाहिक का प्रसारण किया गया। इसी तरह से मुझे याद है गोदान पर आधारित 3 एपिसोड में, 1-1 घंटे का एपिसोड था, और 3 एपिसोड में जहाँ तक मुझे याद है यह धारावाहिक प्रसारित हुआ। गोदान धारावाहिक देखने के बाद जब कोई व्यक्ति गोदान उपन्यास अगर पढ़ा होता है, तो उसके सामने जब वो दृश्य आता है तो उसके मस्तिष्क के पटल पर एकदम चिरस्थायी हो जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि धारावाहिक भी हिंदी की सेवा करने में काफ़ी मददगार साबित हुए हैं। इसी तरह एक और धारावाहिक का हम नाम लेना चाहेंगे, चंद्रकांता। बहुत ही अच्छा धारावाहिक देखने को मिला। इसके अलावा अगर हम आगे चलें, मनोरंजन के अलावा, तो दूसरा कार्य जो है दूरदर्शन का वह है सूचना प्रसारण का। सूचना प्रसारण के अंतर्गत आपने देखा होगा अलग अलग समयों पर समाचार प्रसारित किए जाते हैं। कभी प्रादेशिक लेवल के समाचार होते हैं, कभी राष्ट्रीय लेवल के समाचार होते हैं, कभी समाचार काफ़ी विस्तार से होते हैं, कभी समाचार मुख्य समाचारों के रूप में प्रसारित किए जाते हैं, समाचार हिंदी में भी प्रसारित किए जाते हैं, समाचार अंग्रेजी में भी प्रसारित किए जाते हैं। और जो चैनल क्षेत्रीय भाषाओं के लिए समर्पित हैं, वहाँ पर उन चैनल के माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में भी समाचारों का प्रसारण होता है।
लेकिन जहाँ तक हिंदी समाचारों का प्रश्न है, हिंदी समाचार इस देश के अधिकांश भाग तक, अधिकांश जनता तक पहुँचते हैं। तो हिंदी समाचार जब प्रसारित किया जाता है तो लोग हिंदी भाषा से परिचित होते हैं, और जिनको हिंदी कम आती है या कम समझते हैं, समाचार अगर बराबर देखते रहें तो संभवतः उनकी हिंदी में जो योग्यता है, जो दक्षता है, वो बढ़ सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि समाचारों के दौरान ये बात आती है कि हिंदी जगत में क्या हो रहा है, इससे भी संबंधित समाचार होते हैं। हिंदी साहित्य में क्या हो रहा है, इससे भी संबंधित समाचार प्रसारित किए जाते हैं। और जब इससे संबंधित समाचार प्रसारित किए जाते हैं तो किसी हिंदी के विद्वान को स्टूडियो में बुला करके उनकी टीका टिप्पणी, उनकी बात भी साथ साथ प्रसारित की जाती है। इससे जहां एक तरफ हिंदी से संबंधित समाचारों से लोग अवगत होते हैं, वहीं विशेषज्ञों की बात भी उन तक पहुंचती है। और इस प्रकार हिंदी की सेवा करने में दूरदर्शन यानी टेलीविज़न के जो सूचना प्रसारण का जो कार्य है, वो भी काफ़ी हद तक मददगार साबित होता है। अब आइए चलते हैं, देखते हैं कि हिंदी को पढ़ाने में, हिंदी की शिक्षा देने में दूरदर्शन यानी टेलीविज़न की क्या भूमिका है। जैसा कि मैंने बताया, शुरू में ही बताया कि दूरदर्शन मुख्य रूप से 3 कार्य करता है। मनोरंजन के लिए कार्य करता है, सूचना प्रसारण के लिए कार्य करता है, और शिक्षा के लिए कार्य करता है। शिक्षा के लिए किस तरह हिंदी की शिक्षा के लिए दूरदर्शन समर्पित है। वैसे तो हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं की भी शिक्षा दूरदर्शन के माध्यम से होती है, अन्य विषयों की भी शिक्षा दूरदर्शन करता है, लोगों को पढ़ाने का प्रयास करता है, लोगों को सिखाने का प्रयास करता है। लेकिन कुछ कार्यक्रम ऐसे बनाए जाते हैं जो पूर्णतः हिंदी भाषा के लिए, हिंदी साहित्य के लिए समर्पित होते हैं। यदि आप यूजीसी चैनल देखते हैं तो आपको अक्सर हिंदी आधारित, हिंदी भाषा आधारित, हिंदी साहित्य आधारित बहुत सारे कार्यक्रमों को देखने को मिलेगा। ये जो कार्यक्रम हैं वो यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए होते हैं। सिलेबस पर आधारित हो सकते हैं अथवा सिलेबस पर आधारित नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कभी कभी ये होता है कि सिलेबस में ये विषय नहीं दिया गया है, लेकिन उस विषय पर जब कोई कार्यक्रम बनाया जाता है तो सिलेबस में दिए गए विषयों को समझने में ये कार्यक्रम मदद करता है। इसको हम कह सकते हैं कि ये इनरिचमेंट टाइप कार्यक्रम है, जो प्रत्यक्ष रूप से सिलेबस आधारित नहीं है, लेकिन सिलेबस में दी गई बातों को समझने में मददगार साबित होता है। मुझे याद है कि जब हम पढ़ते थे, खास करके जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो हिंदी के कुछ लेखों को पढ़ने में, हिंदी के कुछ कविताओं को पढ़ने में हम कल्पना करते थे। हिंदी की कहानियों में भी कल्पना करते थे। जैसे मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक मुझे आज भी याद है, ईदगाह नाम की कहानी, जिसका मुख्य चरित्र हामिद नाम का एक पतला दुबला 8-9 वर्ष का बालक है। जब हम उस कहानी को पढ़ते थे तो हम कल्पना कर लेते थे एक गांव की, कई बच्चे हैं उसमें, ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, उसमें हामिद नाम का एक बच्चा है जो मेले में जाता है और अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद के लाता है, क्योंकि उसकी दादी के पास चिमटा नहीं है, तो जब रोटी बनाती तो उसके हाथ जल जाते हैं। ये कहानी जब पढ़ते हैं तो मन में एक कल्पना पैदा होती है और कल्पनात्मक रूप से हम एक फिल्म बना लेते हैं, एक ड्रामा बना लेते हैं अपने मन में। लेकिन जब दूरदर्शन पर इसी तरह का कोई कार्यक्रम आता है, चाहे वो फिल्म के रूप में हो, चाहे वो टेलीफिल्म के रूप में हो, धारावाहिक के रूप में हो,
या कहानी का रूपांतरण हो, वीडियो रूपांतरण हो, जब इस तरह का कार्यक्रम आता है तो हमने जो किताबों के माध्यम से पढ़ा है उस चीज़ को स्पष्ट होने में दूरदर्शन काफ़ी मदद देता है। इसी तरह से अगर आप देखें तो बहुत सारी कविताओं को भी जो है, आप कविताओं को पढ़ते हैं, उसका रसास्वादन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब किसी कविता पर कोई कार्यक्रम बना होता है और कार्यक्रम आप देखते हैं तो उसके रसास्वादन की जो सीमा है वो और बढ़ जाती है, और जो हमें कहीं कठिनाई होती है समझने में, वो उसमें हमें आसानी मिलती है दूरदर्शन के कार्यक्रमों के द्वारा। तो दूरदर्शन के जो कार्यक्रम हैं वो पढ़ने के लिए भी मददगार हैं, समझने के लिए भी मददगार हैं। और हिंदी विषय पर आधारित कार्यक्रम जो बनाए जा रहे हैं, खास करके मैं EMRC इंदौर का नाम लेना चाहूँगा, जिसने हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित और पाठ्यक्रम के बाहर के प्रकरणों पर बहुत सारी फिल्मों का निर्माण किया है। मुझे याद है कि EMRC इंदौर ने मलिक मोहम्मद जायसी के काव्य जायस को लेकर के फिल्म बनाई है, निराला पर फिल्म बनी है। इसी तरह से डॉक्टर रघुवीर सिंह के साहित्य को लेकर के बनाई है, उनके ऐतिहासिक साहित्य को लेकर के बनाई गई है। इनके अलावा बहुत सारे हमने प्रकरणों को लेकर के, बहुत सारे विषय वस्तुओं को लेकर के इतने कार्यक्रम बनाए हैं कि अगर इन कार्यक्रमों का आप अवलोकन करें तो आप देखेंगे कि आपको हिंदी भाषा को, हिंदी साहित्य को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि दूरदर्शन जहाँ एक तरफ हिंदी माध्यम का प्रयोग करके हिंदी को बढ़ावा दे रहा है, हिंदी में सूचना प्रसारण करके, हिंदी के मनोरंजन देने वाले कार्यक्रमों का प्रसारण करके हिंदी को बढ़ावा दे रहा है, हिंदी को सुदृढ़ बनाने का कार्य कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हिंदी पर आधारित जो वृत्तचित्र हैं, जो वार्ता है, जो व्याख्यान हैं, उनका प्रसारण करके भी हमारे देश के विद्यार्थियों को, हमारे देश के लोगों को हिंदी से परिचित कराने में, हिंदी के करीब लाने में, हिंदी के लोगों तक पहुंचाने में काफ़ी मददगार साबित हो रहा है। अंत में मैं अपनी बात को निष्कर्षात्मक रूप में प्रस्तुत करते हुए ये कहना चाहता हूं कि दूरदर्शन एक प्रबल माध्यम है, केवल मनोरंजन का नहीं, केवल सूचना प्रसारण का नहीं, बल्कि शिक्षा का। क्योंकि दूरदर्शन में दृश्य भी है और श्रव्य भी है, और दृश्य श्रव्य का इतना अनूठा संगम है, इतना अच्छा मिलन है कि कुछ बात हम दिखा के बता देते हैं और कुछ बात जो हम दिखाते हैं उसी को समझा करके बता देते हैं। और इसके अलावा जो हमारा ध्वनि का प्रभाव होता है, वो अगर इन दोनों से कुछ छूट जाता है तो ध्वनि के माध्यम से भी हम श्रोता तक बखूबी पहुंचने का प्रयास करते हैं दूरदर्शन के कार्यक्रमों के माध्यम से। यहाँ पर यह मैं कहना चाहूँगा कि यदि हम हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में सही ढंग से निरूपित करना चाहते हैं तो दूरदर्शन टेलीविज़न के चैनल्स जो हैं वो बड़े प्रबल साधन के रूप में उपयोग में लाए जा सकते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि लोग कहते हैं कि कुछ दूर चलने पर संस्कृति बदल जाती है, पानी बदल जाता है, आबो हवा बदल जाती है, भाषा बदल जाती है। भाषा में बदलाव होना स्वाभाविक है। जैसे अगर आप पूर्वी उत्तर प्रदेश की हिंदी सुने, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हिंदी सुने, मध्य प्रदेश की हिंदी सुने, राजस्थान की हिंदी सुने, तो आपको अंतर नजर आएगा। बोलने में उसका जो उच्चारण करना है उसमें आपको परिवर्तन नजर आएगा। लेकिन मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि इन सारे परिवर्तनों के बावजूद भी हिंदी एक भाषा है,
हिंदी एक राष्ट्रीय भाषा है जो हमारे देश के अधिकांश लोगों तक पहुंचती है। तो हिंदी में अगर दूरदर्शन के कार्यक्रम, चाहे वो साहित्यिक पर आधारित हों, चाहे वो भाषा पर आधारित हों, अच्छे बनाए जाएं और इनका प्रसारण कई बार किया जाए, शिक्षा के उद्देश्य से किया जाए, तो निश्चित रूप से दूरदर्शन एक ऐसा साधन सिद्ध होगा जो कि हिंदी को दूर दूर तक पहुंचाने में, लोगों तक पहुंचाने में, लोगों का मनोरंजन करने में कामयाब सिद्ध होगा। यहां पर एक दो बात और मैं कहना चाहूंगा कि हिंदी का मतलब केवल खड़ी बोली नहीं है। हिंदी के साथ बहुत सारी और बोलियां जुड़ी हुई हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि भोजपुरी, अवधी, छत्तीसगढ़ी, बुंदेलखंडी, ब्रज भाषा, ये सब अगर आप देखें तो हिंदी के इर्द गिर्द हैं। जैसे अगर आप भोजपुरी का जो क्षेत्र है वहां से आप लखनऊ की तरफ चले, बनारस से लखनऊ की तरफ चले, तो लखनऊ पहुंचते पहुंचते आप अवधी भाषा में पहुंच जाते हैं, जबकि बनारस में आप भोजपुरी भाषा बोलते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो लक्ष्मण रेखा कहां है जहां पर कि भोजपुरी समाप्त होती है और अवधी शुरू होती है, ऐसा कहना मुश्किल है। भोजपुरी अवधी दोनों हिंदी के रिश्तेदार हैं, हिंदी की बहनें हैं। तो अगर हम भोजपुरी में कार्यक्रम बनाते हैं, अवधी भाषा पर आधारित कार्यक्रम बनाते हैं, तो ऐसे भी कार्यक्रम हिंदी को संबल प्रदान करते हैं और हिंदी के प्रचार प्रसार में अपनी भूमिका बखूबी निभाते हैं।